नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान। आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। यहाँ पर हम आपको मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर नूतन पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं जिसे कुमार मित्तल जी ने लिखा हुआ है, और क्लास 10th विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट का पहला अध्याय रासायनिक समीकरण एवं अपक्रियाएं पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर आज हम लेसन 2 की शुरुआत करेंगे। लेसन 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस लेसन 2 पे लगभग 42 मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही जवाब के पीछे क्या तर्क छुपा हुआ है, ताकि मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको लर्न ना करना पड़े। हमारा और हमारी टीम का यही उद्देश्य है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी साझा कराएं। यदि कहीं पर कोई समस्या, कोई असुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी असुविधा को दूर करने की कोशिश करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। पहला क्वेश्चन लेसन 2 का आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। लेसन 2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए: खाने का सोडा, धामन सोडा, विरंजक चूर्ण या इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, यहां पर हम आपको एक बात मेंशन कराना चाहते हैं कि जब आप लेसन 2 के पहले क्वेश्चन को आंसर शीट के जरिए देखने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने बताया है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है खाने का सोडा। ध्यान रखिएगा, ये आपकी किताब में छपा हुआ जवाब पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहा जाता है। तो इसलिए जो का नंबर आंसर के तौर पे दे रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर बेकिंग सोडा बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि बेकिंग सोडा बनाने की जो औद्योगिक विधि होती है उनमें अभिकारक के रूप में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। आपकी स्क्रीन पर एक समीकरण आएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी अपक्रिया के फलस्वरूप हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं प्रश्न में कि जो विकल्प बी, सी और डी हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी विकल्प पे दिख नहीं रहा है, जल किसी विकल्प पे दिख रहा है, विरंजक चूर्ण हो नहीं सकता, खाने का सोडा स्वयं बेकिंग सोडा है, इसलिए सही जवाब है बी नंबर। तो आप अपनी किताब की आंसर शीट को अपडेट कर लेंगे, वहां पर एक ही जगह पर आप बी आंसर मेंशन करेंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे उसे मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहे हैं जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, बी नंबर में जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, सी नंबर में जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और डी नंबर में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को कम कर देते हैं। आपको पता है कि अम्ल की कई परिभाषाएं होती हैं और अम्ल के कई रासायनिक गुण भी होते हैं। अब यहां पर जो विकल्प दिया गया है, हम इन विकल्प पे देख रहे हैं कि जलीय विलयन या जल से अपक्रिया की बात कर रही है, तो हमको यहां पर अम्ल की परिभाषा याद आ रही है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प सी है कि जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये पूरी तरीके से सही है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमने 2
पॉइंट लिए हुए हैं ए और बी, मतलब दो अलग अलग उदाहरणों से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। सबसे पहले हमने HCl ले लिया है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वियोजन हुआ है तो यह हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में विभक्त हो गया है। अब यह हाइड्रोजन आयन जल के साथ अब क्रिया कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर रहा है। बी नंबर में हमने एक अन्य अम्ल को लिया हुआ है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। फार्मूला होता है H2SO4। जब इसका वियोजन होता है तो यह हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है और इसका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जल के साथ अपक्रिया करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इस प्रकार से यह कंफर्म है कि क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि क्रिस्टलीय धावन सोडे में क्रिस्टलन जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। विकल्प में कह रहा है 10 अणु उपस्थित होते हैं या फिर 5 या 7 अणु उपस्थित होते हैं या फिर 2 अणु उपस्थित होते हैं। तो यदि आपको क्रिस्टलीय धावन सोडे का फार्मूला मालूम है तो आप इस सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि क्रिस्टलीय धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अर्थात Na2CO3 को कहते हैं सोडा एस, लेकिन जब इसमें जल के अणु जुड़ जाते हैं तो ये धावन सोडा कहलाने लगता है। तो यहां से आपको कंफर्म हो गया कि क्रिस्टलीय धावन सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ए पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर आपने जिप्सम के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है और इसमें जल के 2 मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। तो इस आधार पर हमको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ष 2018 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल समझ गए ना आप, CH3COOH कहा जा रहा है ये एक दुर्बल अम्ल है। इसका क्या कारण है। नंबर ए में कह रहा है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। एक कार्बनिक अम्ल होता है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है और यह एक कार्बनिक अम्ल है। तो भाई देखिए दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या कहलाती है। दुर्बल अम्ल कहलाती है परिभाषा कि वे अम्ल जिनमें आयनन की मात्रा कम होती है वो सब क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सी पूरी तरीके से सही है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। जब इसका विलयन बनाते हैं तो उसमें आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए यह दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार कह रहे हैं कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, H2O, H2S, H2SO4 और CH3COOH। तो देखिए भाई सबसे पहले विकल्पों पर गौर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि H2O तो ये अम्ल नहीं हो सकता, ये एक उदासीन विलयन है जो कि जल कहलाता है। H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2SO4 ये कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके बाद CH3COOH अभी इसके बारे में बात हुई थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये है एसिटिक अम्ल। तो आपको पता है कि प्रबल अम्ल की परिभाषा होती है। प्रबल अम्ल की परिभाषा होती है कि वे सारे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि CH3COOH ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने जवाब पाया है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, जल होगा नहीं। H2S ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जब ये जलीय विलयन में ले जाया जाता है तो ये पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में आयनीकृत हो जाता है,
या वियोजित हो जाता है, इसलिए H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? यह प्रश्न 2017 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा विकल्प है HCN, तीसरा विकल्प है HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, और चौथा विकल्प है H2SO4। तो जैसा कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 पे सुन करके और देख करके आए हैं कि दुर्बल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। तो अभी अभी आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6 पे आपने एक हल प्राप्त किया था कि H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल ना होकर के प्रबल अम्ल है, तो विकल्प 4 हो नहीं सकता। HCl है, ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है, तो ये भी दुर्बल अम्ल नहीं हो सकता। नाइट्रिक अम्ल को जब जलीय विलयन में ले जाते हैं तो ये भी जो पहले स्टेप में हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में पूर्ण रूप से विखंडित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, इसलिए ये भी प्रबल अम्ल है। अब बात आई HCN की, जब इसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं हो पाता है, इसलिए HCN एक दुर्बल अम्ल की श्रेणी में माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार प्रबल क्षार कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है? तो भाई ये प्रश्न वर्ष 2012 के एग्जामिनेशन में आ चुका है। और प्रबल क्षार की परिभाषा क्या होती है? वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुनेंगे कि वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होता। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भी पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं हो पाता है, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये पूर्ण रूप से पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में विखंडित हो जाता है, आयनित हो जाता है और वियोजित हो जाता है। तीनों शब्दावली में कोई भी शब्दावली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ष 2013 की परीक्षा में आ चुका है। यहां पर कहा जा रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य अधिक होता है? कह रहे हैं हाइड्रोजन आयनों का, या हाइड्रोक्साइड आयनों का, या क्लोराइड आयनों का, या सोडियम आयनों का। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि विकल्प सी और विकल्प डी तो पूरी तरीके से गलत हो गए, क्योंकि क्लोराइड आयन और सोडियम आयन होने की बात ही नहीं है। और हाइड्रोक्साइड आयन भी विकल्प पूरी तरीके से गलत हो गया है, क्योंकि अम्लों में हाइड्रोजन आयन मिलते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो अब हमारे पास देख रहे हैं कि हाइड्रोनियम आयन विकल्प पे नहीं है, तो हम विकल्प चुनेंगे हाइड्रोजन आयन। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य ज्यादा होता है? तो जवाब है हाइड्रोजन आयन का आधिक्य ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प ए पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 वर्ष 2013 की परीक्षा में यह भी प्रश्न आया है किसी ना किसी सेट में। क्वेश्चन कर रहा है कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? नंबर ए पे कर रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर होता है। नंबर बी में कह रहा है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर होता है। सी पॉइंट कर रहा है कि पीएच मान 0 होता है, और डी पॉइंट कर रहा है कि पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि उदासीन विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब है यहां पर 3 कथन सत्य है और कोई एक कथन असत्य है, और उसी गलत कथन की हमें यहां पर विवेचना करनी है। हम सभी जानते हैं कि उदासीन विलयन में जो पीएच मान होता है
वो कितना होता है, 7 होता है। अगर पीएच मान उदासीन विलयन का 7 होगा तो विकल्प डी पूरी तरीके से सही होगा। और एक फार्मूला होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 टू द पावर माइनस पीएच मान। तो इस आधार पर अगर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 टू द पावर माइनस पीएच में पीएच का मान रख देंगे तो 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। इस आधार पर विकल्प ए भी पूरी तरीके से सही होगा। अब हमको पता है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रताओं का गुणनफल 1×10⁻14 होता है। अब अगर इस फार्मूले को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान रख देंगे 10 टू द पावर -7 इंटू हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता को यूं ही बनाए रखें और बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -14। यहां से अगर हम हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। तो अभी हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। इसीलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि वो प्रश्न की शर्त को सपोर्ट नहीं करता है। अब यहां पर मैंने जो थोड़ा सा कैलकुलेशन मुंह जवानी बताया है वो आप क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से समझ सकते हैं। वहां पर मैंने सॉल्यूशन शीट की मदद से सेम चीज को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम पीएच मान से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पीएच मान निकाल सकते हैं और इसके बाद इनकी मदद से हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता या हाइड्रो ऑक्साइड सांद्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपने हमारे वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कराएं और अपने दोस्तों को, सहपाठियों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमारा हौसला आपको पढ़ाने के प्रति उतना ही ज्यादा बुलंद होगा। यदि किसी प्रश्न में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमसे उसके सॉल्यूशन का और अधिक स्पष्टीकरण ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाना है। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान। जय हिंद।